नमस्कार, मैं हूं जायरा। स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। आज हम बात करेंगे कांग्रेस की पुराने चेहरों पर दाव की। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस अब फूंक फूंक कर कदम रख रही है। कांग्रेस की राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सरकारें हैं, वहीं एमपी में तो सरकार तो बनी थी, लेकिन बागियों की वजह से कमलनाथ सरकार गिर गई थी। अब कांग्रेस राजस्थान और मध्य प्रदेश में खुद को मजबूत करने में जुट गई है। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 से पहले कांग्रेस ने मास्टर स्ट्रोक खेलने की तैयारी कर ली है। पायलट समर्थकों की माने तो राजस्थान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद पर सचिन पायलट की ताजपोशी तय हो गई है। फिलहाल पायलट समर्थकों का कहना है कि कुछ दिन इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन समर्थकों ने पायलट की पीसीसी चीफ बनने का दावा किया है। राजस्थान कांग्रेस प्रभारी अजय माकन जिस तरह से सभी विधायकों, मंत्रियों और ब्लॉक अध्यक्षों के साथ मीटिंग ले रहे हैं, उसे देखकर लगता है कि कांग्रेस आलाकमान जल्द ही राजस्थान में संगठन स्तर पर फेरबदल करेगा। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2018 के समय प्रदेश कांग्रेस पार्टी की कमान सचिन पायलट के हाथ में ही थी। पायलट के नेतृत्व में ही कांग्रेस राजस्थान में सरकार बनाने में सफल रही। चुनावों में जीत के बाद सीएम बनने की दौड़ में सचिन पायलट पिछड़ गए। अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री बन गए। डिप्टी सीएम बनाए जाने से नाराज सचिन पायलट ने गहलोत सरकार के खिलाफ बगावत भी करी थी। पिछले साल बगावत के समय सचिन पायलट को पीसीसी चीफ के पद से हटा दिया था। पायलट के स्थान पर सीएम गहलोत के करीबी गोविंद सिंह डोटासरा को अध्यक्ष बनाया गया था। पायलट को मंत्री पद से भी बर्खास्त कर दिया गया था। गहलोत पायलट गुट में सुलह होने के बाद से पायलट बिना किसी पद के हैं। गहलोत कैबिनेट के विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियों में पायलट समर्थकों को एडजस्ट कर दिया गया, लेकिन पायलट खुद 2 साल से बिना किसी पद के हैं। सचिन पायलट राजस्थान छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में पायलट के कद के लिहाज से उन्हें पीसीसी चीफ ही बनाया जा सकता है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने तीनों राज्यों में सरकार बनाई थी, लेकिन मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य की बगावत की वजह से भाजपा फिर से सत्ता में आ गई। कांग्रेस राजस्थान में हर हाल में वापसी की कोशिश कर रही है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव 2023 के अंत तक होने हैं। सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में लग चुकी हैं। आम आदमी पार्टी भी संगठन विस्तार कर रही है। भाजपा नेता भी ताकत दिखा रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश में भले ही विधानसभा चुनाव अगले साल होने हैं, लेकिन कांग्रेस इसकी तैयारी में अभी से जुट गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने कल भोपाल में कांग्रेस के बड़े नेताओं की बैठक बुलाई, जिसमें 2023 चुनाव के दौरान बीजेपी को किन मुद्दों पर घेरना है, उस पर रणनीति बनाई गई। बैठक में तय हुआ कि 2023 का चुनाव कमलनाथ के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। कार्यकारी अध्यक्ष पटवारी ने बताया कि बैठक में तय हुआ कि प्रदेश में किसान और नौजवान परेशान हैं, इसलिए 2023 का विधानसभा चुनाव कांग्रेस शिवराज सिंह सरकार के कुशासन, भ्रष्टाचार, किसानों के संकट और दूसरे आर्थिक सामाजिक मुद्दों पर लड़ेगी। अब सवाल है कि क्या कांग्रेस मध्य प्रदेश और में पुराने चेहरे पर दाव लगाकर एमपी में वापसी कर पाएगी? क्या राजस्थान में सरकार बचा पाएगी? क्या सचिन और कमलनाथ के नाम पर क्षेत्रीय नेता एकजुट हो पाएंगे? बीजेपी की चुनावी रणनीति का आखिर मुकाबला कैसे करेगी कांग्रेस, ये बड़ा सवाल है। इसी पर आज हम विश्लेषण भी करने जा रहे हैं। तो कांग्रेस क्या एक बार फिर पुराने चेहरों पर दाव चलेगी इस बार? इसी पर हम विश्लेषण करने जा रहे हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त। रत्नाकर सिंह हमारे साथ कांग्रेस से स्पोक्स पर्सन है, वो जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा रमाकांत मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी से। संजीव कौशिक जी भी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो भी जुड़ गए हैं। आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम में। सबसे पहले रत्नाकर सिंह जी, आप ही के पास आना चाहूंगी मैं, क्योंकि अब जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि पुराने चेहरों पर कांग्रेस एक बार फिर से दाव चलती हुई नजर आ रही है। अगले साल चुनाव होने वाले हैं, 2023 में चुनाव है राजस्थान में, मध्य प्रदेश में। तो जो अभी से जमीन बनाने की कोशिश की जा रही है सभी पार्टियों की तरफ से, तो क्या कांग्रेस अब पुराने चेहरों पर दाव खेलेगी और लग रहा है क्या वो कामयाब हो पाएगी? देखिए, जो अभी प्रक्रिया चल रही है, यह एक निरंतर संगठन को मजबूत करने की प्रक्रिया होती है जी। संगठन में आमूलचूल बदलाव जब जो आदमी एक्सपेक्ट करता है, अगर उस नतीजों पे नहीं आदमी खरा उतर पाता है, तो निश्चित रूप से संगठन में बदलाव की प्रक्रिया होती है। और जिस प्रकार 5 राज्यों में कांग्रेस पार्टी को जनता ने जनादेश नहीं दिया, तो उससे कहीं न कहीं
कांग्रेस पार्टी और मजबूती के साथ अपने संगठन को मजबूत करने का काम कर रही है। जिसमें आपने देखा होगा कि हमने तत्काल प्रभाव से जो 5 राज्य के अध्यक्ष थे उनका इस्तीफा ले लिया। तो संगठन में उन लोगों को वरीयता और इम्पोर्टेंस दिया जाएगा जो लोग संगठन के हित में काम करेंगे और संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे। और जो जमीन से जुड़े हुए नेता हैं उनको संगठन में आगे बढ़ाने का, नौजवानों को आगे बढ़ाने का काम राहुल गांधी जी कर रहे हैं। तो इस प्रक्रिया में देखिए हम जो भी संभव हो सकता है संगठन के अंदर जहाँ पे मनमुटाव को लेके जो चीजें चल रही थी उनको दूर करके संगठन को एकजुट करके और हम पूरी मजबूती के साथ चुनाव में उतरने की तैयारी में लगे हुए हैं। देखिए एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार कांग्रेस पार्टी अभी 5 राज्यों में एक बहुत बड़ा बैकफुट पे जो हम लोग थे अभी 5 राज्यों के चुनाव के बाद, तो हमने एक पूरे देश में मेंबरशिप अभियान चलाया है। उस मेंबरशिप अभियान में अभी आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हम लोगों ने 6 करोड़ सदस्य, वेरीफाइड सदस्य, हम लोग मिस कॉल, भाजपा की तरह मिस कॉल की तरह सदस्यता अभियान नहीं चला रहे। हम लोग वेरीफाइड आधार नंबर और पैन नंबर के आधार पे हम लोग वेरीफाइड सदस्य बना रहे हैं, जो 6 करोड़ का आंकड़ा अभी तक हम लोग पहुंच गए हैं। और आने वाले कुछ दिनों में निश्चित रूप से हम 10 करोड़ का जो टारगेट लेके चले हैं, 10 करोड़। चलिए ठीक है रत्नाकर जी, देखेंगे जिस तरीके से बदलाव की तरफ आप लोग बढ़ रहे हैं, संगठन में बदलाव किया जा रहा है और काफी लोगों को आपने कांग्रेस से जोड़ा है जैसे कि आप बता रहे हैं, तो ऐसे में कितना फायदा आपको उस चीज का पहुंचता है आने वाले दिनों में, ये तो वक्त बताएगा। रमाकांत मिश्रा जी, आपको क्या लगता है जिस तरह से कांग्रेस अब आप लोगों का मुकाबला करने की कोशिश कर रही है लगातार, राजस्थान में भी हम, मध्य प्रदेश में भी हम बात करें, राजस्थान में आप विपक्ष में है लेकिन फिर भी चाहती नहीं है कि कांग्रेस कि वो सत्ता से जाए वहां पर, इस वजह से कोशिश लगातार जारी है, मध्य प्रदेश में भी लगातार यही कोशिश जारी है कि एक बार फिर से वो सत्ता में आए, तो आपको क्या लगता है कितना तगड़ा मुकाबला दे सकती है? जायरा जी, यहाँ पर एक चीज तो समझने की जरूरत है यहाँ पे कि जिस तरह से कांग्रेस अपने विचारधारा को लेकर के बिल्कुल शून्य में चली गई है और उस शून्य को बेहतर करने के लिए संगठन में जो बदलाव, जरूरी बदलाव है उनको करना चाहिए, क्योंकि पार्टी का अंदरूनी मामला है। इसमें हम लोगों का खाली एक चीज हम बता सकते हैं क्योंकि इसमें कहाँ पर क्या बदलाव है और क्या नहीं है। यही कांग्रेस है जो बहुत पुरानी पार्टी है, 55 सालों से सत्ता में रही है देश के अंदर में, लेकिन आज अगर 10 सालों के अंदर में अगर इनका चुनावी गणित अगर देख लें तो निश्चित तौर पर 95% से ज्यादा ये चुनाव हार चुकी है। 2014 से पहले आपने देखा होगा जो कि 17 राज्यों में इनका पूरी तरह से सरकार था, 10 में तो पूर्ण बहुमत की सरकार थी और 7 में ऐसे था जहां पर गठबंधन के साथ ये सरकार में थी। लेकिन यही कांग्रेस भी, जब हम श्री राम की बात करते हैं तो काल्पनिक मान करके चलते हैं। यहीं पर राम मंदिर के लिए जब बात होती है तो उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय में जाकर के कपिल सिब्बल जैसे नेता जो है सो उसके विरोध में खड़े हो जाते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो कि जहां पर आप देखेंगे चुनाव के समय में जब आप मंदिर मंदिर घूम करके आप जनेऊ धारण करते हैं और एक हिंदूवादी छवि बनाने की कोशिश करते हैं, तो ये ऐसे नहीं चलता है। जनता 135 करोड़ की जनता है, बिल्कुल प्रबुद्ध जनता है और ये जनता बिल्कुल समझ चुकी है जो कि कांग्रेस जिस तरह से, आपने देखा होगा जो कोरोना काल में किस तरह की राजनीति इन लोगों ने करी थी। क्या शशि थरूर जी ने जो है सो अपने पूर्ण विकसित जो वैक्सीन था उसके ऊपर में क्या इन्होंने प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया? लेकिन आपने देखा होगा जो कि 175 करोड़ के आसपास जो है। चलिए ठीक है, तमाम ऐसी चीजें हैं, बिल्कुल रमाकांत जी, तमाम ऐसी चीजें हैं जिसे देखकर कहा जा सकता है। 10 सेकंड बिल्कुल, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि ये चीज समझने के लिए जरूरी है और इनके संगठन में बदलाव की जरूरत है, तो बिल्कुल होना चाहिए। ये इनका अंदरूनी मामला है जी, बिल्कुल संगठन में बदलाव होगा, अंदरूनी मामला है जाहिर तौर पर, और किस तरीके से बदलाव किया जाता है और वो कितना फायदेमंद साबित होता है ये देखना दिलचस्प होगा। संजीव कौशिक जी, आपको क्या लगता है कि सबसे ज्यादा कांग्रेस को काम करने की जरूरत कहां पर है? केंद्रीय नेतृत्व पर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं, मौजूदा हालात जो बता रहे हैं, कांग्रेस की स्थिति जो है आज यहाँ पर, और अब वो अपने पुराने चेहरों पर भी दाव लड़ती हुई दिखाई दे रही है आने वाले दिनों के लिए, तो ये क्या लगता है आपको, क्या इससे कुछ फायदा पहुंच सकता है? देखिए जरा, कांग्रेस पार्टी के लिए सबसे महत्वपूर्ण है आज के वक्त में केंद्रीय और राज्य इकाई के साथ तालमेल बिठाना और तालमेल बिठाते हुए भविष्य के लिए एक नीति निर्माण करना। हम लगातार देख रहे हैं कि जिस तरह से पिछले 5 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस पार्टी अपने मुंह की खाई, कई जगहों पे अपने गलत नीतियों की वजह से मुंह की खाई। इसके बावजूद मेरा मानना यह है कि कांग्रेस पार्टी भले आज, क्योंकि जब आप केंद्र में सत्ता में नहीं होते हैं, राज्यों में धीरे धीरे सत्ता आपके हाथ से निकलती चली जाती है, तो निश्चित तौर पे कार्यकर्ताओं के मनोबल पर भी इसका असर पड़ता है। वो कांग्रेस पार्टी पर साफ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस पार्टी में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमेशा से सत्ता में रहने की जिनकी आदत होती है, वो सत्ता की तरफ लगातार झुकाव दिखा रहे हैं और वो वापस जा भी रहे हैं सत्ता की तरफ।
सबसे महत्वपूर्ण ये है कि कांग्रेस पार्टी के इतिहास से जब आप देखेंगे तो 135-40 साल के इतिहास में कांग्रेस पार्टी तकरीबन 58-59 बार है, बार बार भी कहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी टूटी है और बावजूद इसके कांग्रेस पार्टी पिछले 10 साल तक लगातार केंद्र में शासन में रही, वो सत्ता में रही। तो कांग्रेस पार्टी एक विचारधारा है। निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए लोग या कांग्रेस पार्टी को चाहने वाले लोगों की भरमार बहुत ज्यादा है। और आज के वक्त में जब सामने भारतीय जनता पार्टी जैसी मजबूत और रणनीतिकार यदि पार्टी यदि खड़ी हो तो आपको रणनीति और अपनी मजबूत करने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी हर मोर्चे पर कांग्रेस पार्टी को घेरती हुई दिखाई देती है और कांग्रेस पार्टी उसमें घिर भी जाती है। हम जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से ध्रुवीकरण की राजनीति करती है या जो चीजें मुफीद है भारतीय जनता पार्टी के लिए, हिंदुस्तान का एक बड़ा वर्ग उनके प्रभाव में आ चुका है और उस प्रभाव से निकालना कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी इसके लिए सबसे पहले अपने घर को मजबूत करे। हम कई जगहों पर देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी अपने घर के मजबूत करने के चक्कर में अपने घर में जिस तरह के कला का वातावरण रहता है, पंजाब के संदर्भ में यदि बात कर लें तो साल भर पहले तक तो इलेक्शन कभी कोई किसी ने सोचा नहीं, आंदोलन करने वालों ने कांग्रेस की ये स्थिति हो जाएगी पंजाब में। लेकिन क्यों हुई, हम और आप खुलेआम जानते हैं इस चीज के बारे में कि किन किन जगहों पर गलतियां हुई और कांग्रेस पार्टी ने गलतियां की। क्या उन गलतियों से आने वाले वक्त में कांग्रेस पार्टी सबक लेने जा रही है? वर्तमान और भविष्य के बीच में जो तालमेल बिठाने की बात है, जो अनुभव के बीच में तालमेल बिठाने की बात है, तो कांग्रेस पार्टी जी बिल्कुल जाहिर तौर पर अपने अंदर सबसे पहले झांकने की जरूरत है और जो सबसे ज्यादा बदलाव की जरूरत है तो जो अंदरूनी कलह है वो आगे ना हो और एकजुटता बनाए रखें पार्टी में, वो सबसे महत्वपूर्ण है और बेसिक चीज होती है किसी भी पार्टी को आगे बढ़ने के लिए। बदलाव की भी आपने बात करी है। यहाँ पर हम देखें जब राजस्थान में जब कांग्रेस जीती थी उससे पहले चुनाव के दौरान सचिन पायलट के हाथ में ही सारी कमान थी और कहा जाता है कि उनके नेतृत्व में ही कांग्रेस को जीत हासिल हुई थी राजस्थान में, लेकिन मुख्यमंत्री बना दिया गया था अशोक गहलोत को। और ये एक बड़ी वजह है कि ये सब चीजें हमें देखने को मिलती हैं कांग्रेस में कि जिसने मेहनत करी उसको नहीं मिलती हैं चीजें और किसी और के हाथ में चली जाती हैं, और यही चीज राजस्थान में भी हुई थी। और ये एक बड़ी वजह है जो हम आए दिन कांग्रेस के बीच में कलह देखते हैं और सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में भी पिछले साल हद तो ये हो गई थी, बीजेपी में जाने के भी उनके कयास लगाए जा रहे थे सचिन पायलट के। क्या कारण है इसके पीछे? क्या इन सब चीजों को लेकर कुछ अहम कदम उठाए जाएंगे रत्नाकर जी, क्या लगता है? देखिए, संगठन में मनमुटाव को लेकर मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि पंजाब में भी हार का कारण जो है कांग्रेस पार्टी का कुछ इसी तरह से आपसी मनमुटाव था, जिसकी वजह से जो है हम वहाँ पे मजबूती के साथ लड़ नहीं पाए। लेकिन कहीं न कहीं हम अपनी अतीत से कहीं न कहीं सबक सीखते हैं और उस सबक को मतलब आगे आने वाले चुनाव में जो राज्यों के चुनाव हैं, जैसे कि राजस्थान हुआ या फिर गुजरात हुआ या फिर मध्य प्रदेश हुआ, उन जो घटनाक्रमों का जो पुनरावृत्ति नहीं हो, इस तरह से आला कमान ने इंश्योर किया है। और कहीं न कहीं जो लोग नाराज हैं, जैसे दो गुट बना हुआ है, तो कहीं न कहीं जिम्मेदारी दोनों गुट को दी जा रही है, जिससे कि आने वाले दिनों में दोनों गुटों की जवाबदेही हो। तो दोनों को एक प्लेटफॉर्म पे लाकर और मजबूती के साथ जनता के लिए और जनता के द्वारा चुनी हुई लोकप्रिय सरकार बनाने की कोशिश कांग्रेस पार्टी द्वारा की जा रही है। देखिए, दूसरी चीज मैं ये कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी बहुत बार टूटी है और बहुत बार टूटने के बावजूद भी बहुत बार मजबूती के साथ उठी है। और चोट जो है यह संघीय विचारधारा के लोग, जो गोडसेबाजी विचारधारा के लोग जो बैठे हैं, उन्होंने गांधीवादी विचारधारा को बहुत बार चोट पहुंचाने की कोशिश की है, लेकिन हर बार यह संघीय विचारधारा के लोग जो है नाकामयाब हुए हैं और कांग्रेस पार्टी फिर से उभर कर आई है और सत्ता में आई है, काबिज हुई है और जनता के हित के लिए काम की है। इसलिए कांग्रेस पार्टी जो है 55 साल तक देश में राज की है। इन लोगों ने जिस प्रकार चीजों को मैनिपुलेट करके, जिस प्रकार नोट तंत्र का इस्तेमाल करके, आप देख लेंगे मध्य प्रदेश में किस तरह से नोट तंत्र का इस्तेमाल करके इन्होंने सत्ता हासिल किया। कर्नाटक में भी वस्तु स्थिति यही थी। तो इस तरह से नोट तंत्र और बलपूर्वक ईडी केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करके ये विपक्ष के नेताओं की आवाज की जो बंद करने की कोशिश कर रहे हैं, तो जनता आज नहीं कल इस चीज को जागरूक जरूर होगी। और हम जनता से जुड़े हुए मुद्दे, जो महंगाई के मुद्दे हैं, बेरोजगारी के मुद्दे हैं, महिला सुरक्षा के मुद्दे हैं, किसान के मुद्दे हैं, तो आप ये सब मुद्दे आप उठाते हैं, लेकिन जनता आपकी बात क्यों नहीं सुनती है? यही तो सवाल है ना, आप पे भरोसा क्यों नहीं कर पाती है जनता? जाहिर तौर पर रमाकांत जी कह रहे हैं कि नोट तंत्र के जरिए आप लोग सत्ता में आते हैं। बिल्कुल स्पष्ट करना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि अभी जो 5 राज्यों के जो चुनाव हुए हैं, इन्होंने तो सारे मुद्दे थे उस समय, तो सारे मुद्दे इन्होंने गिनाए थे जनता के सामने में, लेकिन जनता ने इनके ऊपर में विश्वास नहीं दिखाया। ये जो सर्टिफिकेट है, ये जनता ने जो सर्टिफिकेट दिया है भाजपा को, देखिए कांग्रेस है, विपक्षी दल है, और विपक्ष में जिस तरह से एक माहौल बनाने की कोशिश होती है सत्ता पक्षों के विरुद्ध में,
तो निश्चित तौर पर ये देखिए, जनता का आशीर्वाद किसको मिलता है, नहीं मिलता है। आपकी विचारधारा, आपके जो योजनाएं हैं, वो किस तरह से आप धरातल पर लागू करते हैं, जन समस्याओं को आप किस तरह से सुनते हैं, आप उसको किस तरह से हल करते हैं, इसीलिए तो जनता आशीर्वाद देती है। और जनता का आशीर्वाद ही हम लोगों के लिए सर्टिफिकेट है। इनको प्रमाण पत्र देने की कोई जरूरत नहीं है, जो कि हमने कोई नोट तंत्र किया या हमने लोकतंत्र को भ्रमित करने की कोशिश की या लोकतंत्र को नष्ट करने की कोशिश की। इसलिए इनका प्रमाण पत्र हमें तो नहीं चाहिए। और जहां तक जनता की बात है, जनता हमें ऐसे ही आशीर्वाद देती रहेगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। हम लोग जनता के लिए हैं और जनता के द्वारा चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं उनको ज्यादा जिम्मेदारी मिली हुई है और निश्चित तौर पर उनकी अपेक्षाओं के ऊपर में हम खरा उतरेंगे, ये विश्वास और आशा के साथ मैं आपको कहना चाहूँ। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर भले ही कोई कुछ कहे, जनता तो आप ही को चुन रही है, जैसे कि मौजूदा हालात बता रहे हैं। संजीव कौशिक जी, आपको क्या लगता है, अगर कांग्रेस को तगड़ा मुकाबला बीजेपी से करना है, अगर सत्ता में आना है, जो अब अगले साल जिन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, तो कहां से उसे सबसे ज्यादा पकड़ अपनी मजबूत करनी होगी, रणनीति क्या बनानी होगी जो तगड़ा मुकाबला वो दे सके भारतीय जनता पार्टी को? पार्टी को ये बात समझनी होगी कि केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी से के ऊपर दोषारोपण करके आप अपनी रणनीति मजबूत नहीं कर सकते हैं। आपको रणनीतिक तौर पे उसको जवाब देने के लायक खुद को सक्षम बनाना होगा। आपको आपस में इस तरह की तालमेल बनानी होगी। हमने देखा उत्तर प्रदेश हो, पंजाब हो या अन्य जगहों पर पिछले इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए यदि हम उसके बारे में बात करें तो हमने देखा कि जिस तरह से पूरे उत्तर प्रदेश के चुनाव में हमने प्रियंका गांधी को लड़ते हुए देखा। आप बताइए कि राष्ट्रीय स्तर का नेता कहीं कोई दिखाई दे रहा हो? नए यदि यंग जनरेशन की बात करें तो कन्हैया कुमार आपको कहीं दिखाई दे रहे हो, कोई और दिखाई दे रहा हो? एकमात्र अकेले अपने कहीं हमने देखा कि बड़ी मजबूती के साथ प्रियंका गांधी को लड़ते हुए लगातार मैंने देखा, लेकिन बाकी लोग कहाँ? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की रणनीति ये होती है कि जब वो चुनाव लड़ते हैं, चाहे वो छोटे स्तर का चुनाव हो या बड़े स्तर का चुनाव हो, पूरी ताकत झोंक देते हैं, ऊपर से नीचे तक के सारे लोगों को वो उतार देते हैं। और चुनाव की रणनीति भी यही होनी चाहिए। हर मोर्चे पे आपको विफल करने की वो कोशिश करते हैं और पकड़ने देने की कोशिश करते हैं और लगातार वो दे भी रहे हैं। तो आपको ये बात समझनी होगी कि अब चुनाव केवल बैठ करके आप 5 साल के कोर्स को यदि आप 6 महीने में पूरा करना चाहेंगे तो वो पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 24/7 लगातार बैठी हुई है इस चीज के लिए, रणनीति बनाने के लिए। आपने देखा कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश के नतीजे और कल उनके प्रधानमंत्री गुजरात से थे, आप कहाँ चले गए? हार के बाद में कहाँ चले गए? तो आपको कम से कम सीख लेनी होगी, सबक लेनी होगी, क्योंकि आपके सामने उस तरह की राजनीतिक पार्टी है जो लगातार आपको पटखनी दे रही है और अपने रणनीतियों में खुद को मजबूत कर रही है। तो आपको खुद के साथ तालमेल बिठाने की जरूरत है, मजबूती के साथ एकजुट होने की जरूरत है। और केंद्रीय नेतृत्व की बात मैं करूं, कई बार मामला हाथ से तब निकलता हुआ दिखाई देता है, या पंजाब के संदर्भ में फिर एक लाइन में मैं बात कहूँ, जो नतीजे आए, जो निर्णय लिए गए केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा, समय पर यदि वो निर्णय ले लिए जाते तो शायद इसकी फजीहत नहीं होती। निर्णय लेने में जो देरी हुई, देरी की वजह से लगातार वो कहते रहे कि नहीं हमारे यहाँ लोकतंत्र है, खुला लोकतंत्र है, हम अपनी बात रख सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं। लेकिन कई बार केंद्रीय नेतृत्व को समय रहते या समय से वक्त पे कठोर निर्णय लेने की जरूरत होती है, क्योंकि लोकतंत्र में कई बार आपको हानि भी उठाना पड़ जाता है, ज्यादा आप लिबरल हो जाते हैं। जी, इन सारी चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है कांग्रेस पार्टी को। हालांकि कांग्रेस पार्टी लगातार मंथन कर रही है, विचार कर रही है और लोगों का समर्थन नहीं मिल रहा है। जी बिल्कुल, देख रहे हैं हम, लगातार मंथन जारी है, बैठकों का दौर भी लगातार जारी है। रत्नाकर जी, आपको क्या लगता है, जो G23 के नेता हैं उन्होंने भी लगातार ये बात बोली है कि नेतृत्व में बदलाव होना चाहिए, कहते थे, तो आपको क्या लगता है कि क्या अब उनके जरिए कुछ कांग्रेस का उद्धार हो सकता है, अगर वो लोग कुछ बड़े पद पर आए या फिर कुछ संभालने की कोशिश करें चीजों को? देखिए, G23 के जो नेता हैं वो निश्चित रूप से कहीं न कहीं बहुत अनुभवी और सत्ता शासन में रहे भी हैं। तो उनका सुझाव जो है, कांग्रेस पार्टी, जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक जो हुई थी उनको बुलाया गया था और सारी बातें उनकी सुनी गई। तो कहीं न कहीं संगठन को जो है सबको लेके चलने का काम किया जा रहा है और वर्किंग कमेटी में उनके जो सुझाव दिए गए उस सुझाव पे अमल भी हो रहा है। और उन लोगों ने ये भी कहा है साथ में कि उनको जो है पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पे पूरी तरह से भरोसा है, लेकिन वो चाहते हैं कि आमूल-चूल परिवर्तन जो है संगठन के अंदर हो। और वो संगठन के अंदर परिवर्तन अभी आप हाल ही के जो दिनों में उस वर्किंग कमेटी के बाद आपने देखा होगा कि इस तरह से परिवर्तन का जो सिलसिला जारी है, तो वो हम कर रहे हैं। और निश्चित रूप से कहीं न कहीं हम आने वाले दिनों में इसका परिणाम हमें देखने को मिलेगा और हम मजबूती के साथ उभरेंगे। और रही बात, देखिए दूसरी चीज मैं और एक कहना चाहूंगा कि जो मिश्रा जी कह रहे हैं, अभी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, ये कह रहे हैं कि हमको इनका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, हमको जनता ने लाइसेंस दिया है। तो मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि जनता ने क्या लाइसेंस दिया है आपको?
2 हफ्ते के अंदर आपने 9.5 रुपए पेट्रोल के दाम और डीजल के दाम बढ़ा दिए। जनता ने वो लाइसेंस दिया है आपको? अरे जनता की भलाई करने का काम भारतीय जनता पार्टी को करना चाहिए, न कि 80-20 और झूठा हिंदुत्व। चलिए ठीक है, अभी समय की कमी है मेरे पास। रत्नाकर जी, समय की कमी है, जल्दी से रमाकांत जी जवाब दे दीजिए, कुछ कहना चाह रहे थे आप। देखिए रत्नाकर जी, निश्चित बात है, आपके संगठन में बदलाव होने के साथ साथ आपकी मजबूती हो, ये लोकतंत्र की खूबसूरती है, क्योंकि विपक्ष तभी मजबूत होगा, तभी जाकर के एक लोकतंत्र की खूबसूरती सामने नजर आए। जहां तक बात है महंगाई की बात है, तो निश्चित तौर पर आप लोग जैसे कह रहे हैं जो कि पेट्रोल 10 बार बढ़ा है, ये 80 पैसे 50 पैसे करके निश्चित तौर पर, लेकिन ये क्षणिक है। और वैश्विक स्तर पर जिस तरह से एक परिवर्तन का अभी हम दौर देख रहे हैं, जो परिस्थितियां बन रही है, बस इसीलिए मैं कह रहा हूं उसके संदर्भ में अगर देखते हुए तो क्षणिक है। इसके बाद जनता का भरोसा बिल्कुल रहेगा और महंगाई के ऊपर में भी कंट्रोल रहेगी। चलिए ठीक है, आने वाले दिनों में क्या होता है इस पर नजर टिकी होंगी, कांग्रेस की क्या स्थिति होती है और बीजेपी क्या अपनी ये जो पोजीशन है इसे बनाए रखने में सफल रहती है, ये देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास पेशकश में, और इसी के साथ हमारे इस प्रोग्राम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।